हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ वेक्टर अलजेब्रा। तो आज की वीडियो में हम अपनी चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। ओके, तो आज की वीडियो में मैं सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं इस टॉपिक के रिलेटेड आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी के बेसिस पे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व होगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता है दिस कैन बी डिफाइंड इन द टू वेज। नंबर 1 इज स्केलर प्रोडक्ट एंड नंबर 2 इज वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या फिर कह सकते हैं उसको डॉट प्रोडक्ट, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो जब हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर इज अ स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज। ओके, जब हम वैसे ही वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, जहाँ पर ये जो थंब है ऑफ द राइट हैंड, तो राइट हैंड ले लीजिए, उसका जो थंब है दैट विल पॉइंट टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव जेड एक्सिस। जब ये जो फिंगर्स कर्ल करते हुए हम ले जाएं एक्स एक्सिस से दूर ले जाएं और टूवर्ड्स ले जाएं वाई एक्सिस की तरफ, तो तब हमारा ये जो राइट हैंड का थंब है वो जेड एक्सिस की तरफ क्या करेगा, पॉइंट करेगा। ठीक है, ये हमारा राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहता है। अब यहाँ पर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए हमारे पास लेटर से दो वैक्टर्स हैं, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर जो है वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है और एक और वेक्टर है हमारा बी वेक्टर जो कि हमारा वाई एक्सिस की तरफ है। अब हमारा जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो भी एक वेक्टर होगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है इन दो वेक्टर्स का, वो किस तरफ पॉइंट करेगा, वो हमारा पॉइंट करेगा टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, तो हमारे पास दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसको हम लिखते कैसे हैं, बीच में क्रॉस का साइन लगाते हैं। सो हम जैसे डॉट प्रोडक्ट में बीच में डॉट लगाते थे, यहाँ पर हम लगाएंगे क्रॉस लगाएंगे, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट बन गया। इट इज़ डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साथ में साइन थीटा, ये हमारा एंगल है, और साथ में यहाँ पर है एन कैप। एन कैप क्या है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर दैट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। ओके, तो यहाँ पर हम एक यूनिट वेक्टर भी लेते हैं। दिस थीटा इज़ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, और इसकी वैल्यू 0 और पाई के बीच में रहती है। ठीक है, अब अगर हमारा कोई भी वेक्टर 0 हो जाता है, ए वेक्टर 0 हो जाता है या बी वेक्टर 0 हो जाता है, वहाँ पर थीटा डिफाइंड नहीं होता है और हम कह देते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या आ गया है, 0 आ गया है। ठीक है, अब जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट में काफ़ी सारी बातें पढ़ी थी, वैसे ही हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस करेंगे अबाउट द वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। नंबर 1 तो आपको बहुत क्लियर है, जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो आंसर इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये तो पक्का ही है। नंबर 2, अगर हमारे पास ए और बी दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं तो हम कह सकते हैं देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब पैरेलल होंगे तो उनके बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, 0 होगा, है ना। पैरेलल हो गए तो उसके बीच का एंगल 0 होगा, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है वो क्या कह रहा है, दिस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और साथ में एन कैप। अगर ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे टू ईच अदर, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि ए वेक्टर 0 हो या बी वेक्टर 0 हो तभी इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 हो सकता है। क्रॉस प्रोडक्ट तब भी 0 हो सकता है जब ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, इस तरह से हो, ये देखो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट का हो गया, 0 होगा। ठीक है, ओके। अब अगर इनके बीच की जो ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या है, π/2 है, तो उस केस में साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो उस केस में देखो ए क्रॉस बी यानी कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी।
ठीक है, तो समझने वाली बात है, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, और अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं यानी कि थीटा की वैल्यू π/2 है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर होता है। तो ये ऑब्जर्वेशंस आपको टिप्स पे होने चाहिए। नंबर 4, इन व्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस 2 एंड 3, ऐसी ऑब्जर्वेशंस हमने स्केलर प्रोडक्ट में भी करी थी। तो यहाँ पर ये जो सेम तरह के होते हैं हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, जैसे i इंटू आई, j इंटू जे, k इंटू के। अब आप याद करिए तो आपने पढ़ा था कि i इंटू आई यानी कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ऐसे j इंटू जे 1 होता है, k इंटू के 1 होता है, ये डॉट प्रोडक्ट था। जब हम बात करते हैं हम अपने क्रॉस प्रोडक्ट की तो इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और ऐसे ही हम i इंटू जे इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, ऐसे ही j इंटू के इज़ इक्वल टू आई, k इंटू आई इज़ इक्वल टू जे हो जाएगा। क्योंकि हमेशा जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसीलिए i इंटू जे जो है इज़ इक्वल टू के होता है, j इंटू के आई होता है, k इंटू आई जो है वो j के बराबर होता है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये चीज़ें बड़ी काम आती हैं। नेक्स्ट आ गया नंबर 5, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो जब हमें किसी एंगल फाइंड आउट करना हो दो वेक्टर्स के बीच में तो हम वो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो समटाइम्स हमें एंगल फाइंड आउट करना होता है तो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। नंबर 6 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने बोला था कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, यानी कि हम बोल देते हैं कि a डॉट b जो है वो b डॉट a के बराबर होता है। स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, वैसे ही वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि a क्रॉस b इज़ नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। उसकी जगह पे क्या होता है, a क्रॉस b इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट चलते हैं सेवेंथ पॉइंट पे, इन व्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 4 एंड 6। तो हमने जो 4 एंड 6 ये 4 वाली पढ़ी और ये 6th वाली पढ़ी, उसके ऑब्जर्वेशन के से अगर हमारे पास j इंटू आई कैप हो तो वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस k कैप के। ऐसे ही जैसे i इंटू जे जो था वो k कैप के बराबर था, तो जब हम इन वैक्टर्स को ऐसे उल्टा कर देंगे, j इंटू आई कर देंगे तो वो माइनस k कैप हो जाएगा। ऐसे k इंटू जे माइनस आई कैप, i इंटू के जो माइनस j कैप के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर हम a और b जो हैं वो रिप्रेजेंट कर दें एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल तो इसका एरिया जो है वो यूजिंग दिस वेक्टर प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस से हमारे पास कोई ट्रायंगल है और यहाँ पर AC साइड जो है वो A वेक्टर मान लिया और जो AB साइड है उसको B वेक्टर मान लिया, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B वेक्टर। ऐसे ही पैरेललोग्राम का एरिया भी फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर A एंड B रिप्रेजेंट्स एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम तो उसका एरिया कैसे दिया जा सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B वेक्टर। ओके, अब जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्केलर प्रोडक्ट के केस में पढ़ी थी वैसे ही हमारी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वेक्टर प्रोडक्ट की भी होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ओवर द एडिशन, तो यहाँ पर 3 वेक्टर्स चाहिए होंगे, A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर आर एनी 3 वेक्टर्स एंड लैम्डा भी क्या मान लेते हैं, कोई स्केलर क्वांटिटी। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर इनटू यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी प्लस सी, तो ए क्रॉस बी होगा प्लस ए क्रॉस सी हो जाएगा। तो सिंपल सा था। अब लैम्डा अगर मल्टीप्लाई करो यानी कि लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है और ए क्रॉस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या फिर ए वेक्टर को अलग से लिख सकते हैं और लैम्डा जो है वो बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट थिंग अबाउट द वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई भी 2 वेक्टर्स हैं और वो कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है हमें, ठीक है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट वहाँ पर कैसे फाइंड आउट होगा, तो हम क्या करेंगे उसमें डिटर्मिनेंट की हेल्प लेंगे। तो हम लिख देंगे आई कैप, जे कैप एंड के कैप और फिर उनके कोफिशिएंट्स लिख देंगे A1, A2 एंड A3 एंड B1, B2 एंड B3। फिर जैसे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं वैसे ही उसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी जगह पर आपको कंपोनेंट फॉर्म में गिवन होगी, वहाँ पर आपको इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना होगा। ओके।